दोस्तों, वेलकम टू अमित सर कॉमर्स क्लासेस। आज मैं आपका ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ जो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आपसे आय व्यय खाता चुटकी बजाते बनने लगेगा। दोस्तों, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा। ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ आपके लिए कि आपको मज़ा आ जाएगा बच्चों। चलिए बने रहिए अमित सर के साथ, वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अमित सर चैनल को फॉलो करिए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आय व्यय खाता देखिए, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जिसको कहा जाता है। आय व्यय खाता क्या होता है, एकदम सिंपल परिभाषा लेके आया हूँ कि एक ऐसा खाता जो गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा वर्ष के अंत में तैयार किया जाता है, जिसका उद्देश्य लाभ कमाना बिल्कुल भी नहीं होता। दोस्तों, ऐसी संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है। प्रोफेसर जे.आर. बॉटलीबाय की एक बहुत ही अच्छी परिभाषा प्रसिद्ध है दोस्तों, कि यह एक आयगत खाता है। वो बोलते हैं कि ये कैसा खाता है, आयगत खाता है। आयगत खाते का मतलब होता है कि एक ऐसा खाता जिसमें सिर्फ आयगत मदों का लेखा किया जाता है। आयगत मद मतलब ऐसी मद या ऐसे खर्चे, ऐसी इनकम जो रेगुलरी की जाती है, जो हमेशा होती है। तो प्रोफेसर जे.आर. बॉटलीबाय बोलते हैं कि एक ऐसा आयगत खाता है जो कि गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा बनाया जाता है। और गैर व्यापारिक संस्थाएं क्या क्या होती है? शिक्षण संस्थाएं, हॉस्पिटल्स, अनाथालय, वृद्धाश्रम, इस मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ये सब मैं पहले आपको बता चुका हूँ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, विशेषताएं होती है। बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है इसको जानना। ये सबसे पहली विशेषता होती है कि भाई ये कैसा खाता होता है, ये होता है नाम मात्र का खाता। अब नाम मात्र खाता मतलब इसको हम अवास्तविक खाता भी कहते हैं। अब आप सोच रहोगे सर ये अवास्तविक खाता क्या है? हम 11th में पढ़ा करते थे, याद करिए। फिर आता है प्राप्ति भुगतान आय व्यय खाता जो होता है वो लाभ हानि खाते का प्रतिरूप होता है। प्रतिरूप का मतलब है कि उसके समान होता है। जैसे आप देखिए, लाभ हानि खाता जिसमें लाभ और हानि लिखते हैं, आय व्यय खाता जिसमें आय और व्यय लिखते हैं। दोनों में अंतर ये है कि लाभ हानि खाता व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है और आय व्यय खाता गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा बनाया जाता है। खाते का निर्माण, आय व्यय खाते का निर्माण गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा वित्तीय वर्ष के अंत में किया जाता है। याद रखिएगा, कब किया जाता है? ये वित्तीय वर्ष के अंत में। अब वित्तीय वर्ष का मतलब होता है कि वो बनाया जाता है 31 मार्च को। ये याद रखिएगा, कब बनाया जाता है? 31 मार्च को। उसके बाद आता है चौथा, आगमगत मद का लेखा। अब आप बोल रहे होगे सर ये आगमगत मद क्या होती है? अभी बताया मैं कुछ देर पहले। आगमगत मद मतलब ऐसी मदें जो निरंतर गैर व्यापारिक संस्थाओं के द्वारा की जाती है। अगर इसका उदाहरण रखें तो बिजली का बिल, छोटी मोटी रिपेयरिंग, मूल्यह्रास, वेतन देना, किराया देना, ये सारे खर्चे रेगुलरी किए जाते हैं और ऐसे खर्चे आगमगत खर्चे कहलाते हैं। कभी देखिए चंदा मिलना, किराया मिलना, दान मिलना, ये आगमगत आय कहलाती है बच्चों। फिर आता है समायोजन। इसमें समायोजन का भी लेखा करते हैं। समायोजन अदत्त, पूर्वदत्त, उपार्जित, अनुपार्जित और स्थायी संपत्ति पर ह्रास। ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि अदत्त, पूर्वदत्त, उपार्जित, अनुपार्जित का लेखा आय व्यय खाते में
किया जाता है। ध्यान रखिएगा, कहाँ करते हैं? आय व्यय में, प्राप्ति भुगतान खाते में नहीं किया जाता। अब ये जो है ये इतना महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ आपके लिए कि आय व्यय खाते का निर्माण कैसे होता है। 9 पॉइंट है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट दोस्तों। और अगर आप इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा लाइन टाइप कर दीजिए दोस्तों, कंसेप्ट इज पावर। खाते का शीर्षक, सर्वप्रथम खाते का शीर्षक लिखा जाता है। सबसे पहले जैसे राम गोपाल एंड सन्स का पहला लाइन, दूसरा लाइन आय व्यय खाता, तीसरा दिनांक 31 मार्च जो भी सन है 2024-25 के समाप्त होने वाले वर्ष के लिए। फिर आता है आय व्यय खाते की मदें। कौन सी मदें लिखी जाती है? इसमें सिर्फ आगमगत आय और आगमगत व्यय का लेखा किया जाता है। व्यय को कहाँ लिखते हैं? विकलन पक्ष में, और आय को कहाँ लिखा जाता है? समाकलन पक्ष में। याद रखिएगा, गलती से भी गलती नहीं करना। हेडिंग आय व्यय खाता बनाया जाता है व्यय राशि आय राशि, गलती कर दिए पूरा कैंसिल हो जाएगा, नंबर कट जाएगा एग्ज़ाम में। आय व्यय खाता है ना, कैसा बनता है आय व्यय खाता? व्यय राशि आय राशि। तीसरा आता है आय व्यय की पूंजीगत मदें। इसमें बच्चों पूंजीगत मदों का लेखा नहीं करते, इसमें हमेशा कौन सी मदों का लेखा करते हैं? आगमगत मदों का लेखा किया जाता है। चालू वर्ष का आय, इसमें हम सिर्फ चालू वर्ष अर्थात जिस साल का हम खाता बना रहे हैं उसी साल से संबंधित मदों को लिखा जाता है। रोकड़ शेष, चूँकि इसका निर्माण प्राप्ति भुगतान खाते से होता है, लेकिन आय व्यय खाते में कभी भी रोकड़ शेष का लेखा नहीं होता। रोकड़ शेष का लेखा नहीं होता। स्थायी संपत्ति की खरीदी बिक्री का लेखा नहीं होता, अर्थात पूंजीगत मदों का लेखा नहीं किया जाता। समायोजन, इसमें समायोजन का लेखा होता है। समायोजन को बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। अदत्त, पूर्वदत्त, उपार्जित, अनुपार्जित, मूल्यह्रास, ये बहुत ही अनिवार्य होता है आय व्यय खाते के लिए। उसके बाद हम आते हैं ह्रास का लेखा। इसमें स्थायी संपत्ति पे ह्रास का लेखा कहाँ किया जाता है? व्यय पक्ष में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है आय व्यय का परिणाम। ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर मान लीजिए आय पक्ष का योग ज़्यादा है, आय पक्ष मतलब समाकलन, आय पक्ष का योग ज़्यादा आया मतलब समाकलन का ज़्यादा आ गया टोटल, और अंतर राशि व्यय पक्ष में निकल रही है, अर्थात आप 2000 कमाए हो, आपकी आय 2000 की है और आपका व्यय 1800 का है, तो जो 200 है वो आपकी बचत कहलाएगी। इसी को बोला जाता है आय का व्यय पर अधिक के जस्ट अपोजिट कंडीशन लेते हैं। 2000 का खर्चा हो गया, आय 1800 हुई, तो ये डेफिसिट कहलाता है। डेफिसिट का मतलब होता है कमी कहलाता है, घाटा कहलाता है। इसको बोलते हैं व्यय का आय पर अधिक के। और एक 9वां पॉइंट होता है चिट्ठा तैयार किया जाता है। याद रखिएगा, आय व्यय खाते के साथ हमेशा चिट्ठा बनाना पड़ता है। 2 प्रकार का चिट्ठा। अगले वीडियो में चिट्ठे का कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ। अगला टॉपिक इसी के साथ है आय व्यय खाते का प्रारूप क्या होता है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए हेडिंग आय व्यय खाता, दिनांक जो भी वर्ष के अंत की डेट होगी, जैसे 31 मार्च 2024 के लिए ये डेट डालेंगे। अब देखिए व्यय राशि आय, गड़बड़ी नहीं करना दोस्तों, यहाँ पे गड़बड़ी होगी पूरा कट जाएगा। क्या आता है? सबसे पहले जितने भी खर्चे हैं क्वेश्चन प्राप्ति भुगतान के फॉर्मेट में दिया रहेगा, तो जितने भी भुगतान है वो सब वह बनेंगे, लेकिन सिर्फ आगमगत मद। ऐसा नहीं कि सर बोले हैं तो पूरा पूरा उठा के डाल दिए। भाई दोनों मद रहती है प्राप्ति भुगतान में। आपको भुगतान से कौन सी मद लेना है? सिर्फ आगमगत। ऐसी मद है जो रेगुलरी की जाती है, जैसे वेतन, मजदूरी, बीमा, सामान्य व्यय, मरम्मत, नवीनीकरण, किराया कर। उसके बाद है छपाई और मुद्रण, बिजली, विविध व्यय, ह्रास, स्थायी संपत्ति के विक्रय से हानि। याद रखना, स्थायी संपत्ति क्रय विक्रय को नहीं लिखते, लेकिन बेचने से अगर हानि हो रही है तो वह पक्ष में, और बेचने से अगर लाभ हो रहा है तो आय पक्ष में, क्योंकि ये लाभ और हानि को इंडिकेट करता है। फिर आएगा चंदा। आय पक्ष में देखिए प्रवेश शुल्क है, किराया प्राप्त है, दान है, विनियोग पर ब्याज, मनोरंजन से लाभ, रद्दी के विक्रय से लाभ,
आय, स्थायी संपत्ति की बिक्री से लाभ, कोई भी आगमगत प्राप्ति, सांस्कृतिक कार्यक्रमों से आय और व्यय का आय पर अधिक, ये यहाँ पर देखिए। अब मान लीजिए कि आपका टोटल क्रेडिट का ज़्यादा आ गया, मान लीजिए क्रेडिट का आ गया 10,000 और डेबिट का 9,000, तो अंतर राशि 1,000 की जो निकलेगी दोस्तों, ये आय का व्यय पर आधिक्य कहलाएगा। और जस्ट अपोजिट, अगर मान लीजिए कि यहाँ का टोटल, व्यय पक्ष का टोटल आ गया 10,000 और आय पक्ष का टोटल 9,000 है, अंतर राशि इधर लिखेंगे, ये क्या कहलाएगा दोस्तों, ये कहलाएगा व्यय का आय पर अधिक। इसको और समझने के लिए मैं 3 पॉइंट्स का नोट लिखा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहला नोट, यदि आय पक्ष का योग व्यय पक्ष के योग से अधिक है तो आय का अधिक्य होता है। आय पक्ष का योग व्यय के पक्ष से अधिक है तो आय का अधिक्य। दूसरा, यदि व्यय पक्ष का योग आय पक्ष के योग से अधिक है तो व्यय का अधिक्य होगा। आय के अधिक्य को आय का व्यय पर अधिक्य और व्यय के अधिक्य को आय का व्यय पर अधिक्य भी कहा जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपसे क्लियर हुआ होगा। इसी तरीके से और नए नए कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा, बने रहिएगा मेरे साथ। फॉलो करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दबा के शेयर करिए दोस्तों। अमित सर कॉमर्स, जहाँ कॉन्सेप्ट ही पावर है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए दोस्तों।